क्या बोले, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। क्या है देखो, कुछ नॉर्मल बातें हैं, जनरली बातें वही बातें देखो। सीड क्या है हमारे एग्रीकल्चर की, हमारे फार्मिंग की क्या है, एकदम बेस है, बोलते बेस, उसी के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड कर रहा है। तो सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, कि जितनी भी सीड है, जो सीड है वो क्या है, हमारे एग्रीकल्चर का बेस है, बुनियाद है। बगैर सीड के हम एग्रीकल्चर सोच सकते क्या, खेती बाड़ी कर सकते क्या, नहीं कर सकते, है ना। डिहाइड्रेशन, अब बोलो, बगैर बगैर सीड के हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, है ना। तो जो सीड बनना है वो कितना ज़रूरी होगा इसका मतलब, है ना। और सीड का सूखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो सीड तो बनता है लेकिन सूखता नहीं, तो हम कभी उससे खेती बाड़ी कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू राइज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सेशन। देखो, यानी किसान जो खेती बाड़ी कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा था, सोचो बोला, जैसे अभी तुअर निकली है, अभी के भी उसको पेरना पड़ा था, क्योंकि उसमें डॉर्मेंसी का पीरियड मौजूद है, इसलिए हाँ। खेती कर पा रहा ना। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अभी कोई दाल निकली, जैसे चने की दाल निकाले, अपने चना निकाले, चना निकालते से एकदम उसमें से झाड़ निकलना चालू हो, तो क्या कभी हम उसको खा सकेंगे, क्या कभी स्टोर करके रख सकेंगे, बेच सकेंगे, नहीं बेच सकते, है ना। तो दो चीज़ें देखो याद रखना है तुम्हारी, कौन सी, डिहाइड्रेशन, उसका सूखना, यानी उसमें का जो पानी सूख जाता ना पूरा, उस वजह से उसका डिहाइड्रेशन, देखो ये दिया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद में ही उगेगा उसका मतलब, है ना। हाँ नहीं, डिहाइड्रेशन एक ऐसी क्रूशियल इवेंट है जिसकी वजह से हम इतने सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, जो खेती बाड़ी जो कर पा रहे हैं ना अपन, वो डिहाइड्रेशन। अगर सीड सूखे ना, अगर देखो, अगर सीड अगर सूखे ना, तो क्या होगा, अभी हम कभी डिहाइड्रेशन नहीं कर पाएंगे, सॉरी, कभी हम उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी उसको रख पाएंगे स्टोर करके, देखो बोला, सोचो बोले नहीं, चना कभी सूखीश ना, तो खराब हो जाएगा, फंगस पकड़ लेंगे, बैक्टीरिया पकड़ लेंगे, सीड खराब हो जाएंगे। तो उसके सूख जाने की वजह से और उसके डॉर्मेंट हो जाना, डॉर्मेंट हो नहीं, वो उग नहीं रहा, हाँ, इनएक्टिव स्टेज में चलेगा, वो बैठ गया वहीं के वहीं रुक गया, है ना, रुक गया, वो ग्रो नहीं कर रहा है, जबकि जब प्लांट नहीं बन रहा है तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है, डॉर्मेंसी समझ में आई तुम लोगों को। तो ये तुमको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन से वाले दो, देखो क्या चलेगा ना, ये देखो, एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन, ये पॉइंट, और डॉर्मेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कीवर्ड, कि ये दो चीज़ों की वजह से हमारा पूरा एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता है। अगर सीड सूखे ना और अगर सीड डॉर्मेंट ना हो तो हम कभी खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कुछ भी फूड के तौर पे उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। और हाँ, डॉर्मेंसी बोले तो देखो, जैसे अपना जो, हाँ, जैसे अपना सीड बना, तो सीड बनते से जैसा बीज बनते थे, उसमें झाड़ निकलना चालू हो जाता क्या, नहीं, रुक जाता ना हो। चना अपन 1 साल के बाद में पेरते उसको, तो 1 साल तक क्यों ग्रो नहीं करा उसने, रुक गया ना हो, तो वो रुक जाने को बोलते हैं डॉर्मेंसी। ये तुमने बीज बोए और बीज बोने के बाद में उसमें झाड़ नहीं निकला, तो उससे यानी रुक गया, वो उसकी ग्रोथ रुक गई, तो ग्रोथ के रुक जाने को बोलते हैं डॉर्मेंसी। हाँ, इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं डॉर्मेंसी, है ना, इनएक्टिव स्टेट को बोलते हैं डॉर्मेंसी, सही बात है। चलो, डिहाइड्रेशन तो सूखने को बोलते हैं, हाँ। तो जो रुक जा रहा है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, एक ये, और दूसरा डिहाइड्रेशन, सूख जा रहा है। इसी दोनों के जैसे क्या क्या फीचर आ रहा है उसके पास, देखो क्या रहे, कि हम उसको क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं ना, विच कैन बी यूज एज फूड, जो हम उसको खा भी सकते हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर, साल भर, एंड ऑल्सो टू राइज क्रॉप्स इन नेक्स्ट सीजन, और अगले साल फिर उससे वापस से खेती भी कर सकते हैं। किसान क्या करते हैं, हम इसे स्टोर करने के लिए ज़रूरी है स्टोर, देखो अगर सूखेंगे नहीं तो हम स्टोर करके रख सकते हैं उसको, मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दो चीज़ों की वजह से तुम सीड को स्टोर भी कर सकते, अगले साल वापस ग्रो भी कर सकते। किसान क्या करेगा, 1 कट्टा 2 कट्टा पेरेगा, उससे पीक कितना हो जाता है उसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोयाबीन है, तो एक कितने एकड़ खेत है समझो, 1 एकड़ में 30 किलो है। हाँ, 1 किलो दाना लगता है, 1 एकड़ में 30 निकलता ना, नहीं, पेरते तो निकलता कितना, 10 क्विंटल। 10 क्विंटल, फिर 30 किलो का कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है। अब वो 10 क्विंटल के वापस अगले साल के लिए 30 किलो रख दो, बाकी पूरा बेच डालो, खा लो, है ना। तो ये कब हो पाया, जब वो सूखेगा। अगर सूखता नहीं था तो ऐसा होता था, नहीं होता था, है ना। तो ये बात है, तो जाता ना, वो सूखे हुए मिलता ना, बिल्कुल। तो दो चीज़ है ना, यानी सीड अगर हुई तो बोले ना, उसके इंपॉर्टेंस समझा रहे कि सीड के सूखने की वजह से और डॉर्मेंसी की वजह से, यानी ग्रोथ रुक जाने की वजह से इतने फायदे उसके, हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, उसको खाने के लिए साल भर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगले साल वापस से उसको ग्रो भी करा सकते हैं। अब ये खेती है जिसके सॉइल टेम्परेचर वाटर वो सब नहीं मिलता, जब तक कि वो डॉर्मेंसी रहेगा। हाँ, जब तक वो ग्रो नहीं करता। जैसे सीड अपने बीज निकाल लिए, अब बीज घर को ग्रो कर जाता है अपना, कट्टे में रखे अपने भर के सोयाबीन, अंदर से झाड़ निकलते कैसे, नहीं निकलते, रुक जाता ना वहाँ पर वो, उसी को बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी समझ में आई? चलो, हाँ, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड। क्या तुम कभी भी खेती बाड़ी सोच सकते हैं बगैर सीड की खेती बाड़ी कर सकते, नहीं कर सकते। यानी सीड का इंपॉर्टेंस समझा रहे, और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड
क्या, और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड में तो सोच ही सकते हैं ना यार, सीड मौजूद है तो अभी खेती बाड़ी तो पूरी उसके ऊपर ही निर्भर है अपनी। तो सिंपल तुमको ये 2 वर्ड याद रखना है, ये डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी, इतने पूरे पैराग्राफ से, ठीक है ना। चलो, विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। हाँ ये देखो क्या 2 चीज़ें बोला उसने, देखो समझना है साइड की लाइन क्या बोल रहा है ना, यानी बस बातें करी हुई है। देखो क्या बोला उसने कि क्या तुम बोलता, ये देखो यहाँ पर जो लिखा है ना उसके बारे में बताना। देखो क्या तुम बोलता, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द अब्सेंस ऑफ सीड, बगैर सीड के एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या फिर तुम्हारे पास सीड तो है लेकिन ऐसे सीड है जो स्टोर करके नहीं रख सकते, तुम अगले साल तक बचा नहीं सकते। अभी सीड पेरे, अभी वही फॉर एग्जाम्पल फसल है, अभी के अभी डाल दो उसको वापस, ऐसा करेंगे तो अपन खाद पाएंगे कभी। हाइड्रेटेड एंड जैसे किसान ने 30 किलो गेहूँ पेरा, अभी बोले ना उसने 1 क्विंटल के अंदर अगर 1 एकड़ है तो 30 किलो उसमें पेरना पड़ता, ठीक है। अब 30 किलो पेरा उसने, 1 क्विंटल भी उसको फसल हो गई, लेकिन वो ना उसको स्टोर कर सकता है ना कुछ, तो कोई काम का है उसको, बोला कोई फायदा ही नहीं फिर, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंस है, और वो स्टोर क्यों कर पा रहे हैं अपन, क्योंकि वो सूख जा रहा है। ये बात समझा रहे है ना। तो ना ही बगैर सीड के एग्रीकल्चर सोच सकते हैं अपन, ना ही ऐसे सीड के साथ में एग्रीकल्चर सोच सकते जो बनते से ही वापस के बनते से क्या हो जाए, बनते से जर्मिनेट कर जाए। अगर बनते से जर्मिनेट कर गया तो एक क्या है, 10 क्विंटल भी अगर तुमको अनाज हुआ तो कोई फायदे का नहीं, तुम्हारे फेंक नहीं पड़ेगा ना 10 क्विंटल 10 क्विंटल, ऐसा बोला। चलो हाउ लॉन्ग, ये तो बस समझा रहा ना हो, एक इंपॉर्टेंट समझा रहा सीड की महत्व। तो सीड की महत्व किस वजह से, वो याद रखना है। वो पूछता था तुम्हारे को क्या एग्रीकल्चर में जो सीड इतना इंपॉर्टेंस है वो किस 2 प्रॉपर्टी की वजह से, एक डिहाइड्रेशन एक डॉर्मेंसी। चलो, हाउ लॉन्ग डू यू सीड, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स अलाइव। अब देखो सीड कितने साल तक के जिंदा रह सकता है, बोले सीड जिंदा रह सकता है, बोले तो उसको पेरेंगे उससे झाड़ निकलेंगे। तो हाँ, कितने साल तक सीड जैसे क्या कहते हैं काबिल रह सकता है इसके कि वो पेरे तो उसके झाड़ निकलने वाला है ना। हाँ यानी सिंपल बोल रहे हैं कि सीड कितने साल तक के चालू रहता अपना, क्या बोलते हैं उसका अपना, अच्छे रहेंगे। हाँ अच्छे रहेंगे। बीज जो है कितने दिनों तक अच्छे रहता है, जैसे कोई बीज है, अब ये तुमने फॉर एग्जांपल ये पेड़ दिया अपने सोयाबीन पेड़, अब सोयाबीन तुमने 50 साल के बाद लगाए, तो तुमने 1 साल निकाले, तुमने सोयाबीन की खेती करे, उसके बाद में पोर्चों में भर के रख दी। अब 50-60 साल के बाद लगा था जमीन में, क्या कितने दिन में खराब होता है सोयाबीन, मालूम है क्या? 3-4 साल 5 आराम से जाता है ना। तो ये क्या हो गया उसका, ये हो गया उसका लाइफ टाइम के पीरियड कि इतने साल तक के सीड रह सकता। ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड रहेगा सीड बोलने के बाद में, हाँ एक्सपायर। तो एक्सपायरी डेट कुछ ना कुछ रहती ना उसकी। तो कुछ सीड की बहुत ज़्यादा रहती, कुछ सीड की बहुत कम रहती है ना। कुछ सीड की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसकी बहुत कम रहेंगी, ऐसा बोल रहे हो। तो हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्ड, कितने दिनों तक के अलाइव रहते हो, यानी कितनी दिन तक उनकी एक्सपायरी रहती है, वो पढ़ा रहे अपने को, ठीक है। अब अलग अलग सीड की एक्सपायरी पढ़ने वाले अपन, वो वैरी करती है अलग अलग स्पीशीज, ऐसा नहीं है कि सबकी अनलिमिटेड रहेंगी, ऐसा नहीं कि सबकी 1 साल रहेंगी 2 साल, ऐसा कुछ भी नहीं। अलग अलग प्लांट की अलग अलग रहती, जैसे पोलन ग्रेन की पढ़े थे, वायबिलिटी पढ़े थे पोलन ग्रेन की, वो कैसी अलग अलग प्लांट में अलग अलग थी, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पोलन ग्रेन के बदले सीड है यहाँ पर, तो अब सीड को बोने पर सीड से वो निकलने को ना प्लांट। हाँ, कब तक कि वो एक्टिव रहता है सीड अपना, कि उससे प्लांट निकले। बात करें हाँ तो मतलब ये सीड को पेरे, हाँ उससे कितने साल तक सीड निकलते नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक सीड निकल गया तुम्हारा, अब तुमने उसको स्टोर करके रख दी, अब तुम कितने साल तक के उसका रख सकते, वो बात चल रही है कि उसको डबल से पेरे तो उससे सीड निकलने को ना, समझ मेरी बात। कितने साल तक उसको स्टोर करके रख सकते हाँ, वायबिलिटी की जैसा बिल्कुल, यानी कितने साल तक एक्टिव रहेगा कॉलम वायबिलिटी। हाँ बस वैसी कि सीड की वायबिलिटी कितनी है, सीड कितने साल तक की एक्टिव है। हाँ भाई, तुम जैसे तुमने स्टोर करके रख दिए, अब नहीं मेरे बच्चे, मैंने खेती कर लिया, अब मेरे बच्चे बेचेंगे उसको, लाखों के दाम में बिकेगा, खाली वो 2-3 किलो सोना ले लेंगे उससे। ऐसा होता है कि पॉसिबल है? कोई करता क्या ऐसा रहता तो किसान तो हमेशा के लिए स्टोर करके रख देते थे, टेंशन ही नहीं, खाली भाव बढ़ रहा है ऐसा आराम से, खराब हो जाता ना वो। तो कितने दिन तक के अच्छा रह सकता है, उसको बोलते हैं अपन ये सीड की वायबिलिटी, ठीक है ना, उसी को बोल रहे हैं अपन। आई बात समझ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये जो पीरियड है वो भी कहता है वैरी करता है, अलग अलग लोगों, अलग अलग प्लांट में अलग अलग रहता है। इन अ फ्यू स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में द सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में खो देते हो, यानी कुछ ही महीनों में डबल पेड़ देना पड़ता है उसको, कुछ ही महीनों में डबल पेड़ देना पड़ता। तुम बोलेंगे हम 2-3 साल रखेंगे, नहीं, वैसे नहीं जमता, ठीक है ना। varies greatly. In few species, the seed lose viability within few months. Seeds of large number of species live for several years. लेकिन देखो सीड बनाई इसलिए ना कि बहुत दिनों तक रह सके, ताकि सीड का लोग इस्तेमाल करे, उससे डबल फसल करे। अब कैसा रहता, कोई जो तुम पेरने के सीजन अलग अलग रहते ना, इसको जनवरी में पेरो, फरवरी में पेरो, है ना। अब जब वो एकदम सीड लगा तुम्हारा, 2 दिन के बाद में ख़राब हो गया, अभी सीड लगा तुमने जनवरी में पेरे, जनवरी में तुमने सीड बोए, तुम्हारा 3 महीने के बाद फसल आ गई, फरवरी मार्च अप्रैल में फसल आ गई, मई में एग्जाम पे जाने से पहले तुमने उसको यूज़ करे, और 2 दिन के बाद में तुम्हारे पूरे सीड खराब हो गए। अब अगली जनवरी आए तक तुमको रुकना पड़ता था पेरने के लिए,
है ना, ऐसा सोचेंगे ना अपन, जनवरी में ही पेड़ सकते हो सीड को, तो कोई काम का ही नहीं हुआ फिर वो सीड, तो खत्म हो जाएगा ऐसा तो प्लांट, है ना। तो सीड पोलन ग्रेन से थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी हर पोलन ग्रेन की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, लेकिन सीड बने ही इसलिए कि वो रुक सके, वो क्या कर सके, बहुत दिनों तक रह सके अच्छे, हाँ रह सके, हाँ उनका काम ही ये है ना कि भाई अगले सेशन के लिए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक के वो अच्छे से रहते, उनको कोई ख़राब नहीं होते हो, ठीक है ना। तो ज़्यादातर स्पीशीज़ कैसी रहेंगी इसमें, जिनका लाइफ टाइम बड़ा है, बहुत बड़ी जिंदगी इनकी, है ना, सीड की ज़्यादा दिनों तक के एक्टिव रहेंगे वो, ठीक है। सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जी सकते हो। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, इतने हजारों साल तक के रहते, एक दो नहीं, अपन जो बात करते हैं पेड़ नहीं, गेहूं चावल, ये कुछ साल 2 साल 3 साल 5 साल कुछ होंगे सीड, हाँ कुछ ऐसे भी सीड है जो हजारों साल तक के रहे, स्टोर रहे, यानी उसको 1000 साल के बाद में ग्रो करे तो एज इट इज उसमें प्लांट निकला, ठीक है ना। अब वो देखो कौन से, वो याद रखने के उसके 2 के नाम, जो जनरल बातें हो गई कि ऐसा ऐसा रहता है वो तो अपनी समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल मैं नहीं आता, देखो कौन सी है। सीड सम कैन रिमेन लाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड, हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड है जिसमें मालूम पड़ा हमारे को कि बहुत पुराने सीड हमने ग्रो करे तो उससे भी झाड़ निकल गया, ठीक है ना। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ पिटूनिया, ल्यूपिन का नाम सुने, ल्यूपिन वहाँ सुने थे अपन, हाँ फैबेसी में ल्यूपिन पढ़े थे ना, बस वही ल्यूपिन की बात करी, ल्यूपिनस आर्क्टिकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर्क्टिकस, देखो उसका नाम, ये पूरा नाम है उसका ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये तुमको याद रखना नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूपिनस पूरा नाम है इसका। देखो तुमको क्या करना है, ये ल्यूपिन अपना, ये ल्यूपिन और ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये पूरा नाम है उसका, ठीक है ना। ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसका नाम ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस, एक्सकेवेटेड फ्रॉम अफ्रीका, क्या है, आर्कटिक तुंद्रा बोले तो एक वो था बर्फ़ का पहाड़ रहते ना अपने, बर्फीले एरिया, उसको बोलते हैं आर्कटिक तुंद्रा, साउथ पोल, हाँ आर्कटिक तुंद्रा, तो वो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े एरिया रहते हैं, उसको बोलते हैं आर्कटिक रीजन बोलते हैं ना। तो वहाँ पर मिला था ये सीड। अब देखो ठंडी में क्या रहता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन रुक जाती है सर्दी में, फ्रिज में क्यों खाना रखते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ना रुक जाती है, हाँ बैक्टीरिया फंगस की इंजाइम काम ही नहीं करती फ्रिज जगह होना थोड़ी हाँ, सी, तो इसलिए अपना खाना खराब नहीं होता। अब ऐसा अपन ने सीड को भी पड़े, बर्फ के अंदर मिला था, हाँ बर्फ, मछली क्यों बर्फ में रखते हैं, मछली लाते, अब मुंबई से मछली आती है अपने, कहाँ में आती है, बर्फ में आती है ना, क्योंकि वो उसकी एकदम केमिकल रिएक्शन रुक जाती, फर्मेंटेशन नहीं होता, बैक्टीरिया उसको खा नहीं सकते, फंगस उसको खा नहीं सकती है। तो अब ऐसी अगर ये पहाड़ में अगर एकदम बर्फ के पहाड़ में छुप गया होगा तो क्या वो सीड खराब होता है फिर कई साल, तो कितने साल, 10,000 साल के बाद में ग्रो करे थे कितने, हाँ। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम दी आर्कटिक तुंद्रा, ये पूरी लाइन याद रखना है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस वो प्लांट का नाम, वो सीड का नाम है, वो प्लांट का नाम है जिसका वो सीड था ल्यूपिनस आर्क्टिकस, प्लांट का नाम क्या है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। वो कहाँ से मिला था, एक्सकेवेटेबल, तो मिलना है ना, आर्कटिक टुंड्रा, हाँ आर्कटिक तुंद्रा से मिला था। द सीड जर्मिनेटेड, सीड ग्रो करा था बोलते कितने साल के बाद में, एंड फ्लावर भी आए थे उसको आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 साल, कितने 10,000। अब तुम बोलेंगे 10,000 जो जिन्होंने ग्रो करे थे वो अलग होंगे ये अलग होंगे, 10,000 मालूम करना पड़ा अपने को, तो कार्बन डेटिंग करके एक प्रोसेस रहती है ना, उससे अपन मालूम कर सकते हैं एज कितनी है करके उसकी, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले कैसा एज मालूम कर सकते करके तुम, ठीक है। चलो ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी, 10,000 साल तक के जैसे के वैसे रहो, 10,000 साल पहले किसी झाड़ से वो निकला होगा, उसके बाद में भी ग्रो करे तो एज इट इज ग्रो हुआ, उसने फ्लावर भी दिया। कौन सा था वो प्लांट, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसलिए उसको आर्कटिक टुंड्रा नाम है, आर्कटिक नहीं वो आर्कटिक तुंद्रा से मिला था वो, हाँ तो ल्यूपिनस नाम था उसका। आर्कटिक क्वेश्चन क्या, देखो आर्कटिक तुंद्रा देख लेते अपन, चलो थोड़ा टुंड्रा, यहाँ डेफिनेशन दिया गूगल ने, क्या दिया देखो, क्या द तुंद्रा इकोसिस्टम, यानी तुंद्रा क्या रहते बोलते, ट्रीलेस, वहाँ पर कोई झाड़ ग्रो नहीं करता जनरली, है ना, रीजन्स फाउंड इन आर्कटिक, अफ्रीका नहीं है आर्कटिक, है ना, एंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, एकदम हाई एरिया पे रहेंगे एकदम, कि वहाँ पर सर्दी बहुत रहेंगी, फिर वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड, बहुत ही ठंडी रहती है, विंड एंड रेनफॉल इज स्नैंट, तुंद्रा लैंड्स आर कवर्ड विथ स्नो, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता बोलते है ना, फॉर मच ऑफ द ईयर, बट समर ब्रिंग्स बर्स्ट ऑफ वाइंड फ्लावर्स। अब समर में जब वो गर्मी आएंगी तो पिघलेंगे बर्फ, तो वहाँ से फ्लावर वगैरह हो जाएंगे। ये आर्कटिक तुंद्रा है अपना, समझ में आया, तुंद्रा की थोड़ा बहुत इमेजेस वगैरह देख लेंगे, चलो फिर चल जाएंगे। देखो ये तुंद्रा, ये बर्फ से ढका हुआ पूरा, है ना। आर्कटिक तुंद्रा बोले तो पहाड़ी रीजन है, अपन जा सकते हैं, और कभी नहीं जा सकते लेकिन बहुत ठंडी रहती है, टूटा लेके जाना है। एंटार्क्टिका तो नहीं है, एंटार्क्टिका, ये आर्कटिक तुंद्रा बोले तो एक रीजन का नाम है, रीजन का। एंटार्क्टिका तो पूरा अपना वो है ना, कॉन्टिनेंट है वो, तो ये रीजन का नाम है, कभी जहाँ पर भी एकदम टॉप मोस्ट रीजन है
वो ऐसा इकोसिस्टम बन गया जहाँ पर सिर्फ बर्फ से पूरी लदी हुई है, उसको क्या बोलेंगे अपन? आर्कटिक तुंद्रा बोलेंगे। व्हाट इज तुंद्रा बायोम? तुंद्रा इज अ कोल्ड ट्रीलेस, जहाँ पर ठंडी होना, झाड़ नहीं होना, बायोम फाउंड इन द आर्कटिक एंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, जो आर्कटिक में मिलेंगे और टॉप ऑफ द माउंटेन में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ल्यूपिनस आर्कटिकस दिखा लो। ल्यूपिनस आर्कटिकस क्या हो गया? बंद कर दिया उसको, तो क्यों ये बोलेंगे तो फिर In the legume family known by the common names Arctic lupine or subalpine lupine. ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो आर्कटिक रीजन में मिला था इसलिए ल्यूपिनस आर्कटिकस बोल रहे थे। फूल दिख रहे हैं इसके कैसे है, तो ऐसे छोटे छोटे फूल है ना, इसलिए वो क्लस्टर में प्रेजेंट है। पढ़े थे अपन ये भी कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्लस्टर में रहते करके इन्फ्लोरेसेंस पूरा है। ठीक है, दिख रहा है ये आर्कटिक, ये ल्यूपिनस, ल्यूपिनस आर्कटिक, ये ल्यूपिन का वो अपना झाड़ दिख रहा है। चलो समझ में आ गया ना पूरा? अब आ जाओ। तो ये कितने साल पहले से? 10,000 साल के बाद में ग्रो करे। चलो आ गया। अब देखो ईयर्स और अ रिसेंट रिकॉर्ड, अभी क्या बोलते हैं ना, अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 साल। कितने साल? 10,000 का एक देख लिया अपने, एक 2000 का। 2000 साल ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ द डेट पाम। डेट पाम यानी खजूर का पालम पाम ट्री क्या? पाम बोले तो क्या होता है? डेट पाम, खजूर। खजूर चलो चालू कर लूँगा। हाँ, खजूर का झाड़ है ना। फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा बोलते, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूनिक्स। देखो पहले तुमने ये याद कर लिए, ल्यूपिनस आर्कटिकस, दूसरा क्या है? फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये याद रखना है तुम्हारा, ये दूसरा नाम फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा। कितने साल? 2000 साल। एक 10,000 साल क्या बोले अपन ने? आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस। वो कहाँ से मिला था? आर्कटिक तुंद्रा से। इसका नाम क्या है? फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा। वायबल सीड ऑफ डेट पाम यानी खजूर का, है ना? डेट पाम यानी खजूर। फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा उसका साइंटिफिक नेम है। डिस्कवर्ड फ्रॉम दी, देखो आर्कियोलॉजिकल, ये देखो याद रखना है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ, हाँ, जब आर्कियोलॉजिकल, वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं ना, वो कुरेदते रहते हैं पहाड़ों को, उसको है ना, वो पुरानी इमारतों को, तो उनके वो जब वो कर रहे थे उस दौरान मिला था। बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। नियर द डेड सी। अब ये डेड सी क्या है? मरे हुआ समंदर। नहीं, मरे हुआ समंदर नहीं है, डेड सी। वो जिसमें डेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है ना कि लोग डूबते नहीं उसके अंदर। चलो देखते हैं डेड सी क्या है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक सागर मौजूद है जिसे मृत फलस्तीन और इजराइल के बीच में डेड सी सागर कहते हैं। ज्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। नमक पानी को इतना सघन बना देता करे और चैनल को सब्सक्राइब कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। कोई भी मर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। कोई भी मछलियाँ या जीवन मौजूद नहीं है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। डेड सी समंदर के पास में, नियर डेड सी, उसके अंदर नहीं मिला उनको, समंदर के अंदर नहीं मिला। डेड, हाँ, नियर डेड सी। यानी जब वो रिसर्च कर रहे थे, कुछ खोज रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट, फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा साइंटिफिक नेम है, डेट पाम। डेट पाम, तो वहाँ की डेट पाम बोला सिर्फ वो, तो उसके अलावा दूसरे कहीं की नहीं। वहाँ के डेट पाम नहीं, वहाँ एक सीड मिला उनको, खोजते खोजते एक सीड मिला जो 2000 साल पुराना था। एक ही मिला। एक ही मिला, उसको ग्रो करे तो उससे झाड़ निकल गया। तो उन्होंने बोले अरे बाप रे, 2000 साल के बाद भी सीड। तुमको ये कैसे पता है 2000 साल पुराना है? कार्बन डेटिंग से बोला ना पहले मैंने, कार्बन डेटिंग एक एज पता करने का वो रहता है, एक मैकेनिज्म वो रहता है, वो फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले कार्बन डेटिंग। गलत निकलता है इंसान की बता देंगे। 100% सही निकलता है। हाँ, जो पुराने डेड बॉडीज निकलते हैं ना वो उनकी वो बताते हो। प्रूफ है ना, वो जो थियोरेटिकली प्रूफ है ना वो रिसर्च, तो उसे बता देता ना कि इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है। तो वो झाड़ उसके निकला, ऊपर उससे वो कौन सा कार्बन कौन सा जो झाड़ जम है? जाता है झाड़ वो नहीं check निकला, वो करते हो। एक बीज मिला, उस बीज को ग्रो करा तो फिर उसे झाड़ उग गया। तो कौन सा झाड़ है? जैसे वो खजूर का झाड़, खजूर का झाड़ है वो? हाँ, खजूर का झाड़ 2000 साल तक के रहा उसका सेब। 2000 साल पुराने बीज का खजूर का झाड़ उगा लिया मुन्ने। हाँ बिल्कुल, वो तो 2000 साल पहले था, 10,000 साल पहले का भी तो उगाया ना पुण्य, ऊपर जो दिया हो तो ये वाला कौन सा नबियों के टाइम में आएगा, नबियों के टाइम। सही ना। चलो देखो, हाँ, ईसा इस्लाम के टाइम का कम से कम 2000 साल पहले, उनसे पहले का शायद। आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, थोड़ा सा मुख्तसर, कितना थोड़ा सा पढ़े पुण्य, है ना, मुख्तसर पढ़ लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, 1 महीने से पढ़ रहे अपन लगातार। हाँ, तो बोलते थोड़े से डिस्क्रिप्शन के बाद में बोलते फ्लावरिंग प्लांट के, इट वुड बी वर्थ attempting to comprehend the enormous reproductive capability of some flowering plant by asking the question, how many eggs are present in an embryo sac। देखो इतना सारा थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में बोलता कि तुमको इतने आंसर तो देते आना चाहिए। तो क्या बोला, इंग्लिश है ना, खत्म, यहाँ तक पढ़ लिया ना, 1.5 तक के। आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में, इट वुड बी वर्थ बोले तो वेस्ट नहीं बोला, वर्थ, तुम इस लायक बन गए, अब इस काबिल बन गए,
attempting to comprehend the enormous reproductive capability of some flowering plant by asking the following question. How many eggs are present in an embryo sac? कितने एग रहते बोलो? दे पा रहे ना तुम जवाब? इसका मतलब तुमने थोड़ा बहुत पढ़े बोलते हैं ना. How many embryo sac are present in an ovule? एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक रहते हैं? How many ovules are present in an ovary? एक फ्रूट में एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं. How many ovaries are present in a typical flower? एक फ्लावर में कितनी ओवरी रह सकती है? बढ़िया बढ़िया, इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़े यार है ना. How many flowers are present on a tree? अरे ये बहुत हार्ड सवाल है, आराम से सोच समझ के दे. एक प्लांट के ऊपर कितने फ्लावर रह सकते बोलते हैं? वन और मोर देन वन. आएगा सारे आएगा. ऐसा and so on. Can you think of some plants in which fruit contain a very large number of seed? क्या तुमको ऐसा कोई प्लांट मालूम है जिसमें फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा सीड है बोलते? पपाया और कितनी खाएंगे? 2 खाएंगे तुम. और अंजीर, अजाम और ये कस्टर्ड एप्पल. खरबूज. ठीक है बढ़िया, चलो है ना. कस्टर्ड एप्पल. हाँ. फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड. ऑर्किड फ्रूट बताना पड़ता है क्या? ऑर्किड मालूम है? ड्रैगन फ्रूट वो काले काले बारीक बारीक दाने मिलते. तो इसमें भी तो थोड़े बोलते, उसमें कितने मिलते हैं? पूरा लगना. टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट का अपने को कुछ नहीं है. तो उसमें भी मल्टीपल सीड मिल जाए. मल्टीपल नहीं, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस. मल्टीपल तो अपने इसमें होगा बोलना, जो उसमें इतने से इसमें कितने सारे फूड? अंजीर में इतने अंजीर में कितने फूड रहते हैं? अनलिमिटेड. तो वो काले काले इतने बारीक बारीक कितने सारे रहते हो है ना. तो उसके बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा सीड रहते हैं. अंजीर को इंग्लिश में फिग, F for fig. Orchid fruit are one such category and each fruit contain thousands of tiny seed. इसमें क्या रहेंगे? हजारों tiny seed रहेंगे बोलते हैं. Similar in the case of fruit of some parasitic species such as Orobranchian indica. ये याद रख लेना तुम्हारे कि जिस तरीके से ऑर्किड जो है ना तुम्हारा, ऑर्किड बोले तो क्या है? वो ड्रैगन फ्रूट है ना. तो उसमें छोटे से क्या में देखो ये Orobranchian indica, ये याद करना है तुमको. ठीक है, Orobranchian indica. जिस तरीके से छोटे से ड्रैगन फ्रूट में हजारों लाखों सीड रहते, उसी तरीके से एक Orobranchian indica नाम के प्लांट भी है जिनके फ्रूट छोटे रहते हैं लेकिन उसमें सीड बहुत सारे रहते हैं. समझ में आ रही ना बात? सीड बहुत सारे रहते. वो पैरासिटिक भी है. क्या है वो? पैरासिटिक भी है. पुशिंग और डायरेक्ट. पैरासिटिक क्या है? फ्रूट पैरासिटिक है. प्लांट पैरासिटिक है, प्लांट है ना. क्या बोला देखो? हाँ, ऑर्किड फ्रूट्स आर कैटेगरी इन विच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ सीड. Similar is the case of fruits in the fruits of some parasitic species. प्लांट की parasitic species है. प्लांट अमरबेल के जैसा है ना. हाँ, इन जो पैरासिटिक रही है वो कस्कोटा जो पढ़े थे ना वो उसके जैसे पैरासिटिक प्लांट है. हाँ, ये भी पैरासिटिक प्लांट है लेकिन इनका जो फ्रूट है उसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे? सीड्स. बस इतनी बात है. How have you seen a tiny seed of fig? क्या तुमने फिग यानी फिकस हुई होगा ना. तो फिकस में अलग अलग आते, गुल्लर भी आया था उसके अंदर अपना. और ये जो आता फिकस बेंगालेंसिस, वो जो अपना क्या रहेंगे ये बनियान ट्री भी उसमें आता. गुल्लर का झाड़ तो देखे होंगे ना, कि वो भी नहीं देखे? गुल्लर का झाड़, ट्री पे एक फ्रूट लगता है वो भी वैसे. अंजीर का झाड़ तो देखे अपने यहाँ पर कितने लगे अंजीर के है ना, वो सब देखे. तो ये छोटा, उसके दाने कितने आते, उसका सीड कितना सा रहता, जाम का सीड कितना सा रहता, लेकिन झाड़ कितना बड़ा उगता है. कितनी बड़ी कुदरत लगी, इतने सीड से इतना बड़ा झाड़ है ना. चलो, तो हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप फ्रॉम दैट टाइनी सीड. हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस. एक अंजीर का झाड़ कितने बिलियन ट्री प्रोड्यूस करता हूँ? बिलियंस ऑफ सीड प्रोड्यूस. हाँ, कितने बिलियंस ऑफ में बनाता हूँ ना. अब जाम के झाड़ पर कितने जाम लगते? एक जाम में कितने, अपन ने कभी गिने एक जाम में कितने सीड रहते? तो 500-600 तरह नहीं. वो समझाने वो बता रहा तुम्हारे को कि भाई इतना इस सोचने का तरीका बता रहा है. कभी तुमने कभी ऐसा सोच के देखे कि यार एक जाम के इतने बारीक सीड से एक झाड़ निकला, उस एक झाड़ कितने सारे सीड बनाते है ना. ये सोचने का तरीका. फिकस ट्री प्रोड्यूस. कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल? क्या तुम इसके अलावा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं? अभी तो जाम की सोच ली है ना अपन ने, क्यों नहीं सोच सकते? बुद्धि मस्त होगी कि अपनी सोच सकते है ना, वो सोच सकते. और क्या क्या सोचो बोले इस बात पे एक सब. और पपाया और तरबूज. इतने बोले, तुम भी बोले खा रहे. जाम केला सब. आलू बुखारे में एक ही सीड रहता है. अपने को एक फ्रूट में कई सारे सीड. केले में मल्टीपल सीड रहते हैं. केले में तो अपन ने पार्थिनोकार्पी करके रख दिए. फ्रूट ही नहीं पढ़े, नहीं पार्थिनोकार्पी पढ़े ना इसमें. केले में सीड रहते हैं लेकिन सीड रहते अलग. अब नहीं आ रहे ना वो सीड, अपन ने पार्थिनोकार्पी कर दी ना उसके अंदर. ब्लैक रहते हैं बारीक बारीक. बीच में आती है सीड. ड्रैगन फ्रूट और सीताफल. ठीक है, चलो आए ना, सोच पाए ना तो बस इसका मतलब.
हाँ, सच अ टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर इतना बड़ा ट्री बनाते हैं बोलते कई सालों के बाद। ठीक है, ये कुछ भी याद नहीं करने का, इसमें सिर्फ तुमको जो मैंने बोला ना, पैरासिटिक स्पीशीज ऑरोब्रैंकिया और स्ट्रिका, बस ऊपर के एग्जांपल जो दिया इसका एक उसके बारे में दिया, खजूर के झाड़ के बारे में। हाँ, 10,000 साल वाला वो ल्यूपिनस आर्क्टिकस, दूसरा दिया 2,000 साल वाला अपना क्या नाम है उसका, फ्यूनिक्स रेक्टाइलिफेरा। बस हाँ, डेक्टाइलिफेरा, फ्यूनिक्स रेक्टाइलिफेरा। चलो, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो अपन देखो अपन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो अपन झाड़ उगाते हैं ना, जो अपन ने अलग अलग वैरायटी बना ली, अलग वैरायटी बना ली। फॉर एग्जांपल जैसे अपने को बहुत अच्छी कपास मिल गई, एक नंबर अपने वो आई उसकी क्या बोलेंगे, वैरायटी आई। अब अपने को मालूम है अगले साल अपने वापस से कपास पेरे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो ज़रूरी है कि जैसे अपन ने जिस साल ये साल जो कपास है अपने को बढ़िया सी वो आएंगी करके, कम भी आ सकती, ज़्यादा भी आ सकती। आम का तुमने बाड़ी लगाया बढ़िया से, इतनी एक साल इतने ज़बरदस्त आम आ गए बहुत, अब तुमके दिल आ गया उसके ऊपर, नहीं होना तो हर साल ये आम खाने के अपने को, गलती से भी अगले साल तुमने पेड़ दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है उसमें। दूसरी एकदम खट्टी स्पीशीज का आम आगे बढ़ गया, पूरी फसल पर तुम्हारी डूब जाएंगे तुम तो, है ना। हाँ, जेनेटिक मॉडल समझ। तो कभी कभी इंसान क्या चाहता कि एकदम जो उसको एकदम बहुत बढ़िया से स्पीशीज बनाता हो और उसको एकदम कंजर्व करके रख देता। एक बात बोल, हर साल यही सुना। हाँ, कपास पे कॉटन का भी पेड़ है ना, एक खेत में ये खेत में ये साल पे अगले साल भी दूसरे खेत में पेरना होगा। वो इस ना अगले साल की नहीं बात करें, अगली जनरेशन की। यानी तुम चाहते कि जब भी तुम हमारे खेत में पेरे तुमको ऐसी ही फसल हो, एक नंबर फसल हो तुम्हारी। जैसे मैंने आम का बोला, अब तुमने एक साल मीठे आम खाए, अब तुम चाहेंगे कि अगले साल तुम आम की बाड़ी लगाएं और पूरा खट्टे आम हो जाए इसके अंदर, चाहते कि नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो ये लोचा हो सकता है, ये तो खराबी हो सकती है ना सेक्सुअली। वो किस अब उसको क्या होना, सिर्फ वेरिएशन, वो थोड़ी देख रहा है कि तुम्हारा फायदा है नहीं है उसमें, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको इतना ही समझता है कि भाई इंसानों को मीठे आम पसंद है, उसको ये मालूम कि इंसानों का आम पसंद है, अपने को आम बनाना पड़ता। लेकिन ये नहीं मालूम कि इनको मीठे आम होना करके, ये तो नहीं मालूम है उसको। वो तो जो मिलेंगे उससे फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, उसकी प्रोसेस है। तो हमने क्या करा, फिर अपने हिसाब से बना लिया। तो अपन ने उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ही खत्म कर दी, एपोमिक्सिस कर दी। एपोमिक्सिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोड्यूस कर। एक जुमले में बोले तो आर्टिफिशियली, विदाउट फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं दे रहे। अब देखो फर्टिलाइजेशन होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, आर्टिफिशियल, वो उतर मत चलिए। अभी क्या बोले अपन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बगैर ही सीड प्रोड्यूस कर ले। जैसे अपना मीठा आम का झाड़ है, वो खुद ब खुद सीड बना रहा है, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई दूसरा आम का स्पीशीज आके ही नहीं बढ़ा, कोई पोलन ग्रेन आइश नहीं उसमें, खुद ही सीड बना रहा है। हाँ, सीड बनना जरूरी है। तुम बोलेंगे सीड नहीं बनाना, चल साले जो सीड ही नहीं रखते अपन, सीड नहीं बनेगा तो फिर अगले साल आम कैसे उगाएंगे हम? सीड, ये भी तो बात है ना। बोलेंगे अपन एक काम करते हैं, अंगूर के जैसा काम करते हैं, सीड ही नहीं, टेंशन ही नहीं। अंगूर में एक अलग काम करके रखे अपन, ठीक है ना, उसके अपने पास है उसके तरीके। लेकिन आम के लिए तो अपने को सीड होना ना, इस साल मीठा आम का है, अगले साल भी खाने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल, बगैर फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये सीख लो। एपोमिक्सिस में तुम याद रख लो ना, ये पार्थिनोकार्पी अलग है, ये डेफिनेशन है पूछता। पार्थिनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप, यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं मिलने का तुमको, इसमें सीड होना, लेकिन विदाउट देखो अपन पढ़ेंगे ना, तुमको समझ में आता है। देखो ऑल दो सीड, उसकी डेफिनेशन तुमने रट लेना है ना। देखो पार्थिनोकार्पिक की विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट, यानी उसमें सीड नहीं मिलेगा। जो हाँ, सीडलेस फ्रूट खाएंगे तो सीडलेस फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ पार्थिनोकार्पी। लेकिन अब तो तुमको सीड बनाना है ना यार, बस तुमको उसमें वेरिएशन नहीं आने देना है। सीड, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने देना। वेरिएशन आएगा तो फिर टेस्ट बदल तो सीड ही नहीं, वही तो समझा रहा ना मैं, अगर सीड ही नहीं बनेगा वेरिएशन आएगा तो टेस्ट बदल जाएगा। तो सीड ही नहीं बनेगा तो फिर तुम खेती कैसे करेंगे? तो जो तुमको सिर्फ फ्रूट खाने का है तो उसमें तो एक काम कर लो, तुम क्या करो, फ्रूट खाने का है ना तुम्हारे को, तो उसमें क्या करो, उसमें सीड का झंझट खत्म कर दो, तो हो गया अपनी पार्थिनोकार्पी। लेकिन हमेशा अपने को फ्रूट ही खाने का रहता है। अब कपास का कौन सा फ्रूट खा लेंगे तुम, सोयाबीन का फ्रूट खाएंगे क्या तुम? नहीं खाएंगे, उसके तो सीड ही खाएंगे। अब सीड की तुम्हारी एक नंबर फसल है। अब तुम चाहते कि हर साल तुमको वैसे ही सीड मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम वेरिएशन नहीं चाहते ना तुम, तो उसके लिए सीड बनाना पड़ेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ पाए ना बात? चलो, रिप्रोडक्शन अकर वेरिएशन। चलो, ऑल दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जनरल बात करें तो सीड किसका रिजल्ट है बोलते हैं, कब बनते? फर्टिलाइजेशन के बाद में। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरियास एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब भाई किसी प्लांट को, यानी अल्लाह ने हर तरीके की वेरिएशन रखे। अब मालूम है उनका पॉलिनेशन हो ही नहीं पा रहा, तो उन्होंने एक तरीका, अल्लाह ने उनके पास तरीका दिया कि पॉलिनेशन नहीं भी हुआ तो खुद ब खुद से नहीं। हमने कुछ एक हिसाब से देखा जाए ना, तो हमने कुछ नेचर से सब कुछ हमने नेचर से सीखे और वो अप्लाई कर दी। अब जैसे अपने इनसे सीखे, किससे? देखो किससे सीखे, ये कुदरती तौर पे मौजूद है, किसमें? एस्टेरियाज में और ग्रासेस में।
एस्टेरियाज एक फैमिली का नाम है, ग्रासेस भी एक फैमिली का नाम है ना, ग्रासेस पूरी फैमिली है ग्रास की है ना, और एस्टेरियाज भी फैमिली है। अब ये दो फैमिली में क्या होता, कभी कभी अगर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ तो भी सीड बन जाता है। तो हमको अरे यार हमको आइडिया क्लैक, अरे भाई क्या बात है, बगैर फर्टिलाइजेशन की सीड अगर अपन ने ऐसा कर लिए तो एक नंबर, एक बार जो फसल अच्छी हो गई बस वही चलाते फिर तो अपन। बगैर फर्टिलाइजेशन ऐसा कैसे हो जाता? तो वो कुदरती मैकेनिज्म उनके अंदर, यानी उनमें जो न्यूक्लियस रहता है ना, उसकी अलग अलग थेरी है कि न्यूक्लियस डायरेक्ट वो बन जाता होगा, ऐसा बहुत अलग अलग थेरी है उसके ना। यानी सिर्फ बोले तो उनका जो जीन है वो जैसे कैसा प्रिजर्व है, सीड बनाने का ना, तुम्हारे को सीड बनाने का ना, तो सीड बन जाएगा, बस बीज बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा रिप्रोडक्शन होता तो वेरिएशन आ जाएगा, फिर टेस्ट बदल जाएगा। हाँ ऐसा है। तो बोला हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। उसको क्या बोलेंगे अपन? एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? देखो ये याद करनी है तुम्हारे को लाइन, कौन सी वाली, देखो कौन सी बोला मैं, हाँ, हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म? स्पेशल वाला। हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। बहुत अच्छे से याद करना कि एपोमिक्सिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड बनता है बगैर फर्टिलाइजेशन के। बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है? सीड बनता है। पार्थिनोकार्पी यानी कि ना, इसका मतलब बोल सकते तुम बगैर मुर्गे का अंडा बनता है। बगैर मुर्गी का अंडा, समझ में आ रही है ना? बगैर मुर्गी का अंडा होता है। मुर्गी के नहीं रहे, मुर्गी तो हो रही है ना यार, मुर्गी के बगैर अंडा खत्म नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट्स की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा पपाया है तो अब हो रहा है उसमें ही सब। हाँ, पपाया का झाड़ अगर मेल प्लांट है अपने पास तो उसके अंदर बन रहा है, पपाया नहीं बन रहा है। फर्टिलाइजेशन होता है क्या? मुर्गी मुर्गी में होगा ना, अंडा किसमें बनेगा? अंडा कौन देती है? मुर्गी। मुर्गा भी देता नहीं रे। तो देखो क्या बोले अपन ने कि बगैर मुर्गी के अंडा बनना है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसे ही बोल सकते हैं ना अपन। तो ये याद रखो, समझे कि उसमें सीड तो बन नहीं होना, सीड तो बन नहीं होना, लेकिन पोलन ग्रेन का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, डायरेक्ट मिक्सिस बोले तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है। चलो ठीक है। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? देखो अभी पीछे पड़े, बोलो फ्रूट के प्रोडक्शन बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट के बनने को क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। और बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड के बनने को? एपोमिक्सिस। ये मतलब विदाउट फर्टिलाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ सीड, एपोमिक्सिस। नो वेरिएशन, सेम टेस्ट, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। चलो आया समझ में? तुम्हारे कंफ्यूजन ही हो गया ना, बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने को पार्थिनोकार्पी और बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बनने को, है ना, सीड। देखो एपोमिक्सिस है ना इसके अंदर, अपोमिक्सिस, हाँ, और पार्थिनोकार्पी, कार्प को बोलते हैं कार्पिलरी, ओवरी को बोलते हैं ना कार्पिलरी, तो उसको बोलते हैं, तो इसलिए कार्पिक बोले तो फ्रूट के रिस्पेक्ट में आएंगे, है ना। और ये एपोमिक्सिस में ऐसा रहा लास्ट में, तो सोच सकते हो तुम, देखो एपोमिक्सिस में क्या रहा लास्ट में, ऐसा आ रहा है तुम्हारा एस, तो ये एस की वजह से सीड पकड़ लेंगे, क्या बोलेंगे उसको? सीड, कि बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बना तो एपोमिक्सिस, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तो असेक्सुअल हो गया ना यार, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को। जब हो ही नहीं रहा तो क्या को सेक्सुअल बोलेंगे उसको? कि सीड बनने को सेक्सुअल बोलते क्या? वो नहीं बोलते ना यार। फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल, लेकिन सूडो सेक्सुअल है। हाँ देखो, उसमें हो रहा तो असेक्सुअल हो, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे नहीं, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो तो सेक्सुअल का है ना। मैंने बोला अभी फॉर एग्जांपल बगैर मुर्गे का अंडा बना है, तो अंडा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है ना, लेकिन मुर्गे के बगैर बना है, इसलिए अपन असेक्सुअल बोलेंगे उसको। बन रहा भले बगैर मुर्गे के, लेकिन अंडा तो किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट है ना यार। मुर्गा मुर्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल। Seed is a final product of sexual reproduction. हाँ Seed is a final product. हाँ, सीड इज द, देखो नहीं रहते तुम इधर उधर कहीं भी चल जाएंगे तो बाद में जाएंगे। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ना, ये बोल दिया। तो लेकिन ये लाइन समझना, जो एपोमिक्सिस है ना, वो है तो भले ही असेक्सुअल, लेकिन लग रहा है कैसे जैसा। अब सीड बना तो तुम अगर बोले, मैंने बोला कि सीड बना, तुम सोच लेंगे सीड बना तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो सीड बना। तो लग रहा है ऐसा, मिमिक्री किसकी कर रहा है? नकल किसकी कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन हकीकत में क्या है? वो असेक्सुअल है। समझ में आई ये लाइन? चलो हाँ, ये लाइन बहुत, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, इसका ये नहीं, यहाँ पे ऊपर का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये लाइन पूरी, ये मिमिक्स फिमिक्स से सारे इंपॉर्टेंट है ना। अपोमिक्सिस देखो यहाँ पर बोला मिमिक्स अपोमिक्सिस, ये जो है ना, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। फॉर्म से एंड दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। अब बहुत सारे तरीके बोलते हैं। अपोमिक्टिक सीड बनाने का एक तरीका नहीं है, कई सारे थेरीज, इसलिए जो उसने पूछा ना अमीन ने कैसे बनता, तो अपन उसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अपने एनसीईआरटी ने पढ़ाया नहीं। उसके अलग अलग थेरीज है कि न्यूक्लियस के सेल से बन गया, वो अलग एक के अंदर डायरेक्ट डिप्लॉयड हो गया, मियोसिस नहीं हुई, अलग अलग थेरीज है उसकी। लेकिन अपने को है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों पढ़ना? बस अपने को मान लेना, इतना डेफिनेशन याद कर लेना है कि बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बना तो क्या बोलेंगे उसको? एपोमिक्टिक सीड दैट मिमिक्स, एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस, एपोमिक्टिक सीड बोलो या फिर एपोमिक्सिस, प्रोसेस का नाम एपोमिक्सिस है।
तो बोलो वो किसकी नकल करा उसने? नकल किसकी कर? सेक्सुअल की हकीकत में क्या हो? Asexual। सेक्सुअल। ये बात समझ में आई ना? चलो बहुत अलग तरीके बोलता है ये चीज वो कर, अपने को टेंशन नहीं है कौन से तरीके। नकल असेक्सुअली करा, हकीकत में वो सेक्सुअल है। अरे नकल सेक्सुअल की करा, हकीकत में असेक्सुअल। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होना मेरे भाई, मेल फीमेल गैमेट मिलेगा उसमें? नहीं मिले तो क्या हुआ? तो फिर असेक्सुअल हो गया ना। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट किसका जैसा दिख रहा वो? सेक्सुअल के ऐसा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड। देखो ये उसने एक तरीका बताया है ना, तुम पूछ रहे थे ना कौन सा तरीका? मीन देखो सुनो, इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग cell is formed without reductional division and develop into the embryo without fertilization। ये एक तरीका हो गया उसका। देखो पूछना कैसा होता करके एम्ब्रियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मियोसिस होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें नहीं होगा। मियोसिस हो रही ना, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ, मियोसिस होंगी ही नहीं। देखो अपना जो रहता सेल वो कैसा रहता? डिप्लॉयड रहता। क्या रहता? डिप्लॉयड। तो डायरेक्ट डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही बन गया, यानी मियोसिस हुई ही नहीं इसके अंदर। सोमैटिक सेल जैसी बात हो जाएगी। हाँ, तो बस ये तुमको याद रखना, ये लाइन भी, ये भी, यानी ये पूरा पैराग्राफ तुमको अच्छे से याद करना है, सिंपल है ना। क्या बोल रहा हूँ लाइन में? अरे वो क्या बोला तो तुम पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कि यार ऐसा कैसा हो सकता है? अपनी पड़े कि सीड जब ही बनेगा जब मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अपन ने मेल फीमेल गैमेट बनाए थे, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था। तो अगर सोचो फीमेल गैमेट बने ही ना, मियोसिस हो ही ना, मियोसिस के बगैर गैमेट बनते क्या? नहीं बनते। अगर मियोसिस नहीं होगी तो जैसे कि वैसे रहेगा। मियोसिस नहीं हुई, वो डायरेक्ट एक इसमें कन्वर्ट हो गया जाइगोट में। मियोसिस के बगैर जो एमएमसी था ना अपना, मेगास्पोर मदर सेल, वो डायरेक्ट जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से खत्म ऐसा। हाँ, इन सब स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल। हाँ, वैसे ही होता है सच्ची में, अलग अलग तरीके, एक तरीके से नहीं होता। कभी ऐसा होता है कभी खुद आर्टिफिशियल कुछ करते हैं। हाँ वो ना, हाँ वो तो अपन डालते हैं उसमें बिल्कुल। तो डालने से ये प्रोसेस होती है। डालने से क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो डिप्लॉयड एक्सेल बोले तो क्या बोलेंगे अपन? एक्सेल तो अपना हैप्लॉइड रहता है ना, तो एमएमसी ले सकते हैं अपन। देखो एमएमसी ले लिए, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये डायरेक्ट जाइगोट बन गया, डायरेक्ट जाइगोट। हाँ मेगास्पोर, सॉरी माइक्रो नहीं, माइक्रो तो मेल करेंगे ना, मेल का करेंगे हम नहीं है ना। हाँ जाइगोट से भी डायरेक्ट एम्ब्रियो, कुछ मिला फिर डायरेक्ट वही कन्वर्ट होगा मतलब। हाँ एम्ब्रियो, बस ये एमएमसी से जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एकदम से खत्म। तो इसको डिप्लॉयड एग बोल दिया उसने। ये एमएमसी को क्या बोल दिया उसने? डिप्लॉयड 2n एग। हकीकत में तो एक बना ही नहीं हो। हाँ, एमएमसी तो 2n रहता ना यार, ये तो मालूम ही है ना अपने को ऐसा। चलो ठीक है, मोर देन वन। अब ये हो गई पूरी काम, एपोमिक्सिस का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ से। अब एक नया टॉपिक चालू हो गया यहाँ से, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली बोले तो क्या बोले थे? बोलो। हाँ, एम्ब्रियोनी बोले तो बहुत ज्यादा embryo। जैसे कभी कभी क्या होता है एक ही सीड से कभी कभी 2-3 झाड़ निकल जाते। एक सीड में 2-3 एम्ब्रियो होते। अपन ने क्या पढ़े? एक सीड में जनरली कितने एम्ब्रियो पढ़े? एक ही एम्ब्रियो था ना। लेकिन कभी कभी वो पढ़े मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। एक ओव्यूल से जब एक एम्ब्रियो सब बन जाता, हाँ, बाकी के बचे ओव्यूल सब सीड में कन्वर्ट हो जाते। मतलब हाँ, मतलब एक ओव्यूल से जब एम्ब्रियो नहीं सबके सब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है ना। जो ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होगा वही सीड बनेगा, जो ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होगा वही सीड बनेगा। के अंदर एम्ब्रियो है, अपन कई बात करें अभी। अरे ये गैमेट करके एक ही ओव्यूल फर्टिलाइज करा तो सीड बन गया। हाँ, तो फिर बचे ओव्यूल जैसे वैसे रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो सीड फ्रूट में भी दिखेंगे अपने ओव्यूल। हाँ बिल्कुल, जैसे वैसे ओव्यूल दिखेंगे अपने को एकदम। कभी कभी तुमने फली खाया, उसके अंदर पोचर दाने आते, पोचर दाने, तो क्या ओव्यूल रहता है। वो मतलब फर्टिलाइजेशन ओव्यूल हुआ तो दिखते ही ना, बहुत माइक्रोस्कोप में रहते ना। ओव्यूल तो माइक्रोस्कोप क्या करेंगे? दिखेगा ना, बढ़ता ना बे, दिखता बनता ना। क्योंकि अपन जनरली कभी भी जो देखते हैं फ्लावर को जाकर थोड़ी देखते हैं ना अपन, तो सीड खाते हैं ना, फ्रूट खाते हैं ना अपन, तो इसलिए अपन पहचानते सीड को, फ्रूट को। अपन वो ओव्यूल को, उनको ओवरी को पहचानते नहीं अपन, ऐसा मसला तो है। मैं ये पॉली एम्ब्रियो का देखो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा सीड बना, तो अपन ने क्या बोले थे? एक सीड बना, फॉर एग्जाम्पल सीड बन रहा है, तो ये अपना ये है, ये अपना वो है, क्या बोले? ओव्यूल। ये अपना ओव्यूल है। टाइम हो गया क्या? चल पॉली एम्ब्रियो बारे में पढ़ लेंगे फिर, है ना, अच्छे से देख लेंगे, उसके ऊपर समझा रहे हैं। मैं तुमको ये टॉपिक मतलब डबल समझा दूँगा, ठीक है।